हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। रोज हम लोग पढ़ाई के लिए मिलते हैं, लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी है। मतलब हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं या फिर अगर बिगिनर नहीं भी हैं तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। हो सकता है अभी तक आपने पढ़ाई की हो लेकिन आपने सही ढंग से नहीं की, तो उतना ज़्यादा फायदा आप नहीं उठा पाए। आपको लग रहा है आपने मेहनत तो की थी लेकिन वैसा रिजल्ट आपको नहीं गया। इम्प्रूवमेंट हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए कंपटीशन बहुत हाई है। तो आपका इम्प्रूवमेंट भी अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपका चांस बनेगा। तो वो सब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए था या अब पढ़ना चाहिए आपको। तो डिस्कस थोड़ा सा करें आज की स्ट्रैटेजी क्या है। मतलब आप ये देख रहे हैं एसएससी में कितने सारे एग्जाम्स होते हैं। आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, काफ़ी सारे एग्जाम हैं। आप जिसको भी टारगेट कर रहे हैं आपको एक मोटा मोटा एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि किस तरह से आप चले। बिल्कुल जीरो से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह से करें कि कम टाइम में आपका चांस बने, क्योंकि ऐसे बच्चों से आपका कंपटीशन होगा जो हो सकता है 1 साल से 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हो। लेकिन आपको जितना भी टाइम है, मतलब अभी भी आपके पास ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आपका जून, अगर आप सीजीएल भी टारगेट कर रहे हैं तो जून जुलाई में होना है। एमटीएस टारगेट कर रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर में होना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है। इतने टाइम में आप आराम से इसकी जीरो से भी स्टार्ट करके तैयारी कर सकते हैं। तो वही आज हम लोग देखेंगे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ इस पर डिपेंड करता है आपने शुरुआत कैसे की। आपकी नीयत सही थी लेकिन आपको डायरेक्शन सही नहीं मिला तो फिर सारा मामला चौपट हो सकता है। तो देखिए किस एग्जाम में कितने इंग्लिश के सवाल आते हैं उस डिटेल में अभी हम लोग नहीं जा रहे। हमारा फोकस ही रहेगा जितने भी आते हो, किसी में 25 आ रहे हैं, सीजीएल टीयर 2 है जैसे, या किसी में टीयर 1 ही सिर्फ एक ही टीयर है, किसी में 2 लेवल्स होते हैं तो 45 50 कितने सवाल आ रहे हैं, 100 सवाल आ रहे हैं। वो सब हम लोग उसमें नहीं जा रहे, लेकिन आपको पढ़ना किस तरह से है वो देखना है। तो देखिए अब पहली चीज तो सिलेबस थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको पढ़ना क्या है। सिलेबस में आपके क्या क्या आता है। एक स्पॉटिंग एरर्स का सवाल हो गया। स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये दोनों आपके ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। अब ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है वो भी देखेंगे। फिर एक्टिव एंड पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये भी आपका ग्रामर में ही माना जाता है, तो इसके सेपरेट सवाल हो गए। वोकैबलरी में काफी सारी चीजें होती हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, वो सब भी लिखा होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स आपको पता है कि एक सेंटेंस में से एक वर्ड गायब कर देते हैं, आपको फिल करना होता है 4 ऑप्शंस में से कि उस जगह पे क्या शब्द होना चाहिए था, क्या वहां पे फिट बैठता है। कभी एक वर्ड गायब किया जाता है, कभी 2 भी आपको गायब मिलेंगे, कभी कभार 3 वाला भी आया है, बहुत रेयर हुआ है लेकिन आ चुका है। क्लोज टेस्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है। फिल इन द ब्लैंक्स का एक बड़ा रूप है। एक पैसेज उसमें होता है, मतलब एक पैराग्राफ होता है, उसमें से वो 5 वर्ड्स गायब कर देते हैं। उन 5 वर्ड्स को आपको फिल करना होता है। पूरा पैसेज पढ़िए, जो ऑप्शन दिए हैं 4, उनमें से एक एक आपको सेलेक्ट करके वहां पे भरना है। तो ये क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स का ही बड़ा रूप हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अनसीन पैसेज। एक कहानी टाइप की छोटी सी आएगी, एक पैराग्राफ जैसी, एक लेख जैसी, उसको पढ़िए, उसके बेस पे आपने क्या समझा इसका टेस्ट होता है। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझना। तो पढ़ के आप कितना समझे टेस्ट किया जाता है। अनसीन पैसेज होगा, आपने वो पहले कभी देखा नहीं, ये नहीं कि आपके सिलेबस में कुछ है कि 100 पैसेज पढ़ लो, 50 पैसेज पढ़ लो, वो कुछ नई चीज आएगी। 5 सवाल उसको पढ़ के 5 क्वेश्चंस के आंसर करिए। जम्बल्ड सेंटेंस मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट। 4 सेंटेंसेस या 6 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, वो एक के बाद एक होने चाहिए थे कि वो सही क्रम में कोई सेंस उनकी बने, उनका क्रम वो बिगाड़ देते हैं। कोई भी सेंटेंस कहीं पे भी लिख दिया, पहले नंबर पे जो होगा उसके ठीक बाद लास्ट वाला आ गया, 6 नंबर का आ गया। अब आपको सही क्रम में लगाना होता है, तो उसको कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कि क्रम में क्या होना चाहिए था जिससे कुछ उसका सेंस बने, कुछ मतलब उसका निकले। ये मोटा मोटा पूरा सिलेबस है। पूरे एसएससी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एसएससी में क्या होता है, किसी जैसे एमटीएस है, सीजीएल है, तो उसमें आपको सिलेबस सब कुछ एक पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे एक्टिव पैसिव का अलग से सवाल नहीं आना एमटीएस में, जम्बल्ड सेंटेंस नहीं आना, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं आना। तो मोटा मोटा डिस्कस कर रहे हैं, आप जो एग्जाम दे उसके हिसाब से एक आध टॉपिक आपके कम हो जाएंगे। तो सारा पूरा सिलेबस तो वैसे ये है। अब देखिए आगे, आप ग्रामर कैसे पढ़ें। आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड पढ़ना होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक, जो भी एग्जाम में पूरा लेवल चलता है
उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, जिसके सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं। ग्रामर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये आपका टेंस हो गया, टेंस, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो हो सकता है आपने ये नाम भी ना सुना हो कि इन्फिनेटिव और जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या है। एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब मिक्स्ड। मिसलेनियस इसलिए लिख दिया है कि कोई कोई टॉपिक ऐसा है कि उससे बहुत थोड़ी सी चीजें आपको पढ़नी है, बस इतना सा है कि 5 मिनट आपने पढ़ लिया तो वो हो गया, किसी चैप्टर से कुछ अलग छूट गया जो किसी एक चैप्टर में नहीं आता, तो ऐसी मिक्स टाइप की अलग अलग चीजें वहां लिख दी हैं। वो सब हो जाएगा आपका पूरा बेसिक टू एडवांस ग्रामर का सिलेबस, मतलब सारे पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंसेज हैं, सब कुछ इसमें आपका आता है। अब ये आप पढ़ें कैसे? देखिए, ग्रामर से, इंग्लिश से, ओवरऑल इंग्लिश से बच्चे ज्यादा घबराते हैं। वो घबराते क्यों हैं? क्योंकि आपने, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए रेलवे की तैयारी कर रहे थे, एसएससी जीडी की कर रहे थे, जिसमें आपने इंग्लिश नहीं ली थी। रेलवे में तो आती ही नहीं, एसएससी जीडी में आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश हिंदी में से कोई एक चुनिए। तो आपने कोई ऐसा एग्जाम अभी तक दिया जिसकी तैयारी आपने की जिसमें इंग्लिश नहीं थी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपने ठीक ठाक तैयार किए, आपको उनमें कॉन्फिडेंस भी है। अब आप सोच रहे हैं कि इसकी तरफ भी जाएं एसएससी से, क्योंकि बड़ी अच्छी जॉब्स मिलती हैं, टाइम से हो भी जाता है, हमेशा यही एक एग्जाम है जो जिस पे भरोसा होता है कि एग्जाम टाइम से तो होगा ही, जो डेट दी है, जो कैलेंडर आया है, हो ही जाता है उसमें। और तो आप इस एग्जाम की तरफ सोच रहे हैं जाए, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ आपको इंग्लिश से हो रही है, क्योंकि आपने इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं, या आपने पढ़ी भी, पढ़ना स्टार्ट किया लेकिन सही ढंग से नहीं पढ़ा, तो एक डर बना रह गया कि वो आपको लग रहा है कि हम इंग्लिश तो सीख ही नहीं सकते। तो पहली चीज तो ये ना सोचिए बिल्कुल कि आप सीख नहीं सकते, मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट भी लोग सीखते ही हैं, सही डायरेक्शन मिलेगा तो जरूर सीखते हैं। तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे बिल्कुल बेसिक टॉपिक टेंसेस होता है, तो मान लीजिए हमने टेंसेस से, इज एम आर से स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस, ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, दे आर गोइंग, इस तरह हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक से धीरे धीरे चल के आप जीरो से चलेंगे तो धीरे धीरे आपको हाई लेवल का भी समझ में आता है, लेकिन चले तो बेसिक से, बीच से कुछ भी पढ़ लिया उससे नहीं फायदा होता, तो ऐसे चले। अब आपको करना देखिए क्या है, एक एक टॉपिक पे ध्यान देके उसको पढ़ना है। जब एक टॉपिक पे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बने तब दूसरे पे जाना है। तो मान लीजिए आपने टेंसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना हुआ, कॉन्सेप्ट आपने किया, कॉन्सेप्ट जब आपका टेंसेस चैप्टर का पूरा हो गया, उसके बाद आपको हर टॉपिक के बाद, सिर्फ एक टेंसेस की बात नहीं कर रहे, हर एक टॉपिक पे आपको ये करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा लीजिए। टेंस चैप्टर पूरा हुआ, फिर टेंस से रिलेटेड जो सवाल है वो आपको लगाने हैं। कहाँ से लगाएं, कहाँ से, वो कौन सी किताब से पढ़े, वो सब अभी आपको लास्ट में बताते हैं। लेकिन एक टॉपिक के आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे रूल्स पढ़ लिए, उसके डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने 30 रूल्स, 50 रूल्स, 100 रूल सबसे इंपॉर्टेंट वो कर लिए, उससे सिलेक्शन हो गया, उससे इंप्रूवमेंट आपका बहुत हो सकता है, लेकिन आपको इतना टफ कंपटीशन है तो एक दो नंबर से आगे, एक दो सवाल से आगे आपको बढ़ना है, तो डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 40-50 क्वेश्चन किए, अब उन 40-50 क्वेश्चन के बाद आप दूसरे टॉपिक पे चले जाइए। ये ना करिए, वैसे तो जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा होता है, लेकिन ये बिल्कुल ना करिए कि टेंस के जब 100 सवाल हो जाएंगे हम तभी दूसरा करेंगे, फिर आपको बहुत टाइम ऐसे लगेगा। बीच बीच में करते रहिएगा, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट शुरू में पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करना होगा ना आपको ग्रामर का, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, उसके 40-50 सवाल किए। अगर सवाल करते टाइम आपके गलत भी हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम काफी गलतियां होती हैं, लेकिन आप सोल्यूशन बाद में देख रहे हैं, जैसे आंसर लिखा रहता है बुक में, एक्सप्लेनेशन लिखा होता है कि ये आंसर क्यों हुआ, तो वो जो आपको सोल्यूशन देख के आपको याद आ जाए कि हाँ यही तो पढ़ा था मैंने, हाँ आप समझ में आ गया, सोल्यूशन देख के आपको समझ में आया, 40-50 क्वेश्चन किए, फिर आप मान लीजिए आर्टिकल पे चले गए, आर्टिकल के ऐसी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके 40-50 क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद आप नाउन पे चले जाइए। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ते रहिए। पूरा सिलेबस आपको शुरू में कंप्लीट करना है। 40-50 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो मतलब प्रैक्टिस भी आपकी होती जा रही है। साथ में आपको क्या करना है, सिर्फ ग्रामर ही आपके सिलेबस में तो नहीं है, आपके सिलेबस में वोकैब भी है, तो वोकैब के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब देखते हैं, उसके लिए क्या करना है। अब वोकैब में देख लीजिए, वोकैब में आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, स्पेलिंग, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीजें आती हैं। सिनोनिम एंटोनिम का मतलब पर्यायवाची विलोम हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग गलत लिख दी है,
सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक लाइन दी होगी, जैसे मान लीजिए एक लाइन है कि 14 लाइंस की पोएम जो होती है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं। 14 लाइंस की पोएम को क्या बोला जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, उसको कहते हैं सोनेट। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर मुहावरे, ईडियम हो गया। स्पेलिंग तो पता ही है। फ्रेजल वर्ब होता है एक वर्ब, ये ईडियम से ही थोड़ा सा मिलता जुलता कह सकते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब में ऐसा होता है कि एक वर्ब होता है, एक क्रिया, उसमें कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जोड़ देते हैं, उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे ब्रिंग वर्ड है, ब्रिंग का मतलब आपको पता है कुछ लाना, जैसे ब्रिंग अ बुक, किताब ले आओ। तो लेकिन ब्रिंग के बाद आप इन, ऑन, बाय, ऑफ ये सारे शब्द जोड़ दे तो मीनिंग बहुत बदलता रहता है। जैसे ब्रिंग के बाद अब जोड़ा तो उसका मतलब हो गया किसी बच्चे को पालना। ब्रिंग के बाद ऑफ किया तो उसका मतलब होता है किसी मुश्किल काम में सफल होना। फिर ब्रिंग के बाद इन लगा दिया तो इसका मतलब हुआ कि बहुत वो पैसा कमाना। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं। तो फ्रेजल वर्ब बहुत सारे हैं, सबसे मुश्किल बच्चों को फ्रेजल वर्ब ही लगता है। सारी वोकैब में जो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेजल वर्ब में मिक्सअप बहुत होता है कि ब्रिंग के साथ इन भी है, ऑफ भी है, इतनी सारी चीजें हैं। तो वो आपको धीरे धीरे लर्न करना है। अभी से अगर आप तैयारी करें, अभी से आप फ्रेजल वर्ब पहले ही दिन से लर्न करना शुरू कर दें तो बहुत आराम से आपका एग्जाम तक बहुत सारे फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए एक दिन में आप 5 से 7 ही फ्रेजल वर्ब करिए, इससे ज्यादा नहीं करना। आप सोचेंगे आज मैं 20 फ्रेजल वर्ब करूंगा तो क्या करने को तो हो भी जाएगा, लेकिन आप भूल जाएंगे, फिर अगले दिन तक आप ज्यादातर तो भूल चुके होंगे। इतना करिए कि मैनेज हो जाए। अगर आप 5-7 कर रहे हैं तो सोचिए 100 दिन में ही आपके कितने सारे हो गए, 500-700 आपके हो गए। तो मतलब इतने आपको, उतने ही आपको करने हैं। तो लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करना है। एक दिन में ये ना सोचे कि इतने आपने कोई मान लीजिए कोई मैराथन देख ली फ्रेजल वर्ब की, अब आप सोचें ये सारी मैंने 3 घंटे की 4 घंटे की मैराथन देखी, अब मैं बैठ के इसको कर लेता हूँ, तो बहुत बड़ी गलती होगी। थोड़ा थोड़ा रोज करिए। रोज 5-7 आपने फ्रेजल वर्ब किए, फिर उसको अगले दिन आप नए 5-7 फ्रेजल वर्ब करेंगे। तो जब आप नेक्स्ट न्यू फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं तो फिर आप पिछले दिन का रिवाइज जरूर कर लीजिए, एक नज़र उस पर भी डाल लीजिए। वो नज़र डालने में आपको सिर्फ मान लीजिए 5 मिनट लगेंगे। 5-7 फ्रेजल वर्ब है, एक ही दिन पहले तो किया है, तो आप 5 मिनट में उसको रिवाइज भी कर सकते हैं और नए जो आपको करना है उस दिन का टारगेट है वो भी कर सकते हैं। तो आप जो रिवाइज करते चलेंगे उससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर मान लीजिए संडे एक ऐसा दिन है जिसमें आप पूरे हफ्ते का रिवाइज करिए। रिवीजन बेहद इंपॉर्टेंट है। रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पुराना फिर भूलते जाते हैं। जिस चीज़ पे नज़र पड़ती रहती है वो हमारे दिमाग में रहता है। अब फ़ोन नंबर ही है, पहले लोगों को फ़ोन नंबर भी याद रह जाते थे, कई लोगों के फ्रेंड्स के भी याद हैं, कुछ रिश्तेदारों के भी याद हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मतलब आप लोगों की, हम लोगों की जनरेशन में इतना नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बचपन में देखें, आप अपने से बड़ों को पूछें तो उनको फ़ोन नंबर याद रहते थे क्योंकि वो मिलाते थे। अब हमारे सामने मोबाइल में सब कुछ होता ही है, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। तो याद भी हमें कितने रह जाते हैं, 2-3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, कि किसी घर वालों के याद हैं जो इमरजेंसी वाले नंबर हैं कि अगर मोबाइल गुम जाए तो आप मिला सके। तो वो क्यों याद रहता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा उसको देखते रहते हैं, इतना रोज़ रोज़ उस नंबर पे बात कर रहे हैं, तो हमें वो याद रह जाता है। उसी तरह आपको वो गैप को करना है कि रिवाइज करते रहिए, तभी आपके दिमाग में वो रहेगा। तो रोज आप रिविजन कर रहे हैं, 5-7 रोज किए, सिर्फ फ्रेजल वर्ब नहीं, पूरी वो गैप के लिए कह रहे हैं। रोज आपने कुछ नए किए, पिछले दिन का 5 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद संडे एक ऐसा दिन बना लीजिए कि पूरे हफ्ते का रिवाइज करना है। मान लीजिए कुछ भी आपने नया नहीं किया, बस पूरे हफ्ते का रिवाइज किया, तो फिर आपका पक्का होता चलेगा। वो आपको करना है। सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब आप रूट वर्ड से बहुत याद कर सकते हैं। रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड से बहुत तेजी से याद होता है कि इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। उसमें क्या होगा कि आपने, जैसे ग्रीक और लैटिन भाषा ज्यादा पुरानी भाषाएं, उनसे बहुत सारे शब्द आए। तो एक ग्रीक भाषा का एक शब्द था, उसने इंग्लिश के 10-15 वर्ड्स बना दिए। तो उस एक शब्द का मीनिंग अगर आपको पता होगा तो इंग्लिश के 10-15 वर्ड्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे बहुत इजीली। तो वो आपको रूट वर्ड्स के थ्रू करना है। ये सारी चीजें क्लास में भी हम लोग करेंगे ही। तो ये रूट वर्ड, जैसे थियो मान लीजिए एक वर्ड है, THEO। थियो का मतलब होता है गॉड, भगवान। अब इससे एक एथीस्ट बनता है, मतलब नास्तिक, थियो से बना। एक थीस्ट होता है, मतलब आस्तिक, जो भगवान को मानता हो। एक थियोक्रेसी है, भगवान, ऐसी कोई सरकार जहाँ पे धर्म के हिसाब से सरकार चल रही है। फिर एक हो गया आपका थियोलेट्री। थियोलेट्री, लेट्री का मतलब होता है किसी की पूजा करना।
थियोलेट्री मतलब भगवान की पूजा करना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप रूट वर्ड्स के थ्रू आसानी से लर्न कर लेंगे, बहुत सिंपल आपको लगेगा। ईडियम्स को आप उनके ओरिजिन के थ्रू करिए कि कोई ईडियम कैसे बना, मुहावरे के पीछे की क्या कहानी है, 1-2 मिनट में एक ईडियम की कहानी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो वो होता है जैसे हम लोग क्लास में ईडियम करते हैं, तो इसी तरह से पिक्चर्स के थ्रू, कहानियों के थ्रू उसका क्या ओरिजिन है। तो जैसे मान लीजिए एक ईडियम होता है अ फेदर इन योर कैप। अ फेदर इन योर कैप, फेदर का मतलब पंख हो गया, तो कैप में पंख है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा अचीवमेंट कोई है, उपलब्धि है जिसपे आप गर्व महसूस कर सके। अब ये मुहावरा कैसे बना? पहले ईडियम मतलब पहले आर्मी में होता था कि जो बहादुरी का कुछ काम करता था उसको इनाम देने के लिए उसकी कैप में एक पंख लगा देते थे। तो पंख जैसे एनसीसी में भी आप देखते हैं पंख लगा होता है, तो पंख लगा देते थे, वो सम्मान करने के लिए एक मेडल की तरह होता था कि जिसकी कैप में जितने पंख लगाए गए हैं मतलब है उसने उतनी उसकी उपलब्धियां हैं, उतने बड़े काम उसने किए हैं जो गर्व महसूस कर सके। वहीं से ये ईडियम बन गया, जो आर्मी में होता था उससे मुहावरा ही बन गया। इस तरह के पीछे की कहानी सोचिए, अब कितना आसान था, 1 मिनट में आप समझ गए, वो कहानी आपको पता होगी तो आपको ईडियम याद रह जाता है, दिमाग में वो बस जाता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब आगे बढ़े, अच्छा इस पे आते हैं। तो हम लोग की ग्रामर का हो गया, बेसिक टू एडवांस करना है, साथ में दोनों चीजें चलानी है। आप रोज ग्रामर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी वोकैबलरी भी आपको रोज पढ़ते रहना है। अब देखिए क्योंकि दोनों का इक्वल वेटेज है, मतलब है दोनों लगभग सेम इंपॉर्टेंस है, जितनी ग्रामर इंपॉर्टेंट है उतनी ही वोकैब है। अच्छा अब ये एक टॉपिक हम लोग का आया था, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको अच्छी बात है कुछ अलग से नहीं पढ़ना, जो आप पढ़ रहे हैं ग्रामर वोकैबलरी को बस उसको अप्लाई करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में आपके ग्रामर के सवाल भी आते हैं, वोकैब भी आती है। एक ब्लैंक दे दिया उन्होंने, एक वर्ड गायब कर दिया, वहां पे क्या वर्ड क्या शब्द आपको फिल करना है, वो आपको ग्रामर में भी कुछ पढ़ी हुई चीज हो सकती है, जैसे कोई प्रेपोजिशन भरिए, कोई वर्ब भरिए, या वहां पे कोई वर्ड भी नॉर्मल जो आप सिनोनिम एंटोनिम में पढ़ रहे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे थे, वही आपको फिल करना है। तो 2 टॉपिक तो ऐसे ही गए, इसमें कुछ भी आपको अलग से पढ़ना नहीं है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जम्बल्ड कैसे करें वो देख लें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूज़पेपर रीडिंग। अभी अगर आपको मान लीजिए एक महीना होता एग्जाम में, सिर्फ 1 महीना बचा होता तो आपसे ये चीज करने को बिल्कुल ना बोलते, फिर इसका टाइम आपके पास ना होता। लेकिन जितना टाइम आपके पास है उसमें आपको ये काम जरूर ही करना चाहिए कि रोज न्यूज़पेपर पढ़िए। कितना? मतलब 25-30 मिनट बस पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा 25-30 मिनट बस इतना पढ़ना है आपको। उससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुधरेगा, क्लोज टेस्ट, जम्बल्ड, वोकैबुलरी, ग्रामर, और कुछ हद तक ग्रामर भी आपकी इंप्रूव होगी। लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको क्या करना है, जो एडिटोरियल होता है संपादकीय, वो नहीं पढ़ना। द हिंदू नहीं पढ़ना, द हिंदू मुश्किल न्यूज़पेपर है। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये आसान है, ये दोनों इजी पेपर्स हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स इसमें पढ़ सकते हैं, इसका फ्रंट पेज पढ़िए। आपको न्यूज़पेपर खरीदना भी नहीं है, सब कुछ आज ऑनलाइन आजकल मिल ही जाता है, तो ऑनलाइन जाके पढ़ लीजिए, किसी चैनल की वेबसाइट आप देख लीजिए, वेबसाइट पे जाके आप पढ़ लीजिए, तो आप कुछ भी, लेकिन पढ़ना जरूर है। 25-30 मिनट इतने लगा दीजिए उसे पढ़ने में, वहां पे आपकी वोकैबलरी सुधरेगी। वोकैब जब आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। एक ही महीने में आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इससे। तो वो, और आप ग्रामर तो बेसिक से कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर के भरोसे बैठे हैं, आप ग्रामर भी कर रहे हैं, वोकैब भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो इससे बहुत एक पुश आपको एक अलग से मिल जाएगा और आसानी इससे होगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो सवाल होते हैं उससे आपके सुधरेंगे। फिर क्लोज टेस्ट में बहुत मदद मिलेगी। क्लोज टेस्ट तो आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो फिर ऐसा है जैसे एमटीएस में नहीं आता, लेकिन क्लोज टेस्ट में तो सब में ही आता है। और 25 सवाल होते हैं एमटीएस में, उसमें हर एक सवाल 3 नंबर का है, तो आपका ये तो 15 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। और ये क्लोज टेस्ट हुआ, फिर जम्बल्ड में भी आपको सुधार, इसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा। जम्बल्ड में भी आपको अलग से कुछ नहीं करना। जम्बल्ड में क्या होता है, सेंटेंस को क्रम में लगाना है, वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका आसानी से आप कर लेंगे उसे। फिर वोकैबुलरी तो होगी ही, क्योंकि नए नए शब्द आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे। और ग्रामर, ग्रामर कैसे होगी? कोई बच्चा सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसकी ग्रामर नहीं, बहुत धीरे धीरे इंप्रूव होगी। लेकिन आप ग्रामर का कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ रहे हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो आपको अप्लाई आप उसको कर सकते हैं कि हाँ ये वाला रूल तो पढ़ा था, वो उसी तरह का सेंटेंस दिया है, वाक्य रचना उससे आपकी सुधरेगी। तो ये सब आपको करना है।
अब फिर है इसके बाद रीडिंग मटेरियल देख लीजिए, कौन सी किताबें पढ़ें। देखिए, एक है पिनिकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी या ब्लैक बुक। वोकैब के लिए आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, चाहे ब्लैक बुक ले लीजिए, ज्यादातर बच्चे ब्लैक बुक लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बुक आई है। ब्लैक बुक ज्यादा पुरानी है तो ज्यादा पॉपुलर है। 60 डेज की इंग्लिश वोकैबुलरी है, इसमें 20,000 शब्द हैं। ये वाले आप पिनिकल की ले सकते हैं। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ये आपको ग्रामर के लिए लेना है। ये दोनों वोकैब की थी, इसमें से कोई एक ले लीजिए अपने मन से। आप ये कर सकते हैं, उसको थोड़ा पीडीएफ या ऐसा कुछ आपको मिल जाए तो पीडीएफ से ही अगर पढ़ सके, नहीं तो पीडीएफ से एटलीस्ट ये आप देख सकते हैं कि कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। अपने मन से डिसाइड कर लीजिए जो भी आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छी लगे, तो पीडीएफ दोनों की देख ले, फिर आप डिसाइड करें। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स होती है ग्रामर की बुक। इसमें हर एक टॉपिक के रूल्स दिए हुए हैं, जैसे आपको बताया था ना कि हर एक टॉपिक पढ़ना है, 40-50 सवाल आपको उसके सॉल्व करने हैं। इसमें उसी तरह दिया है, रूल्स दिए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, ये बाइलिंगुअल है। फिर उसके बाद उसके हर टॉपिक से रिलेटेड सवाल दिए हैं जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। अलग अलग एग्जाम्स में जैसे आर्टिकल से जो पूछा, कंजंक्शन चैप्टर से, नाउन चैप्टर से जो भी पूछा उन्होंने एक जगह कर दिया है, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। साथ में सोल्यूशन दिया है, तो एक एक शब्द मतलब एक एक रूल आपको समझ में आता जाएगा। आपका गलत भी होगा तब भी आप पढ़ के समझ जाएंगे कि ये गलती थी, इस वजह से गलत हुआ। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर करना है। प्रीवियस ईयर्स मतलब जो पिछले कुछ सालों में एसएससी में सवाल आए हैं। और मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस समझिए। मॉक टेस्ट तो आपको जरूर लगाने होंगे। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके तरह के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मॉडल पेपर्स भी कहलाते हैं। तो मॉक टेस्ट में आपकी स्पीड अच्छी होगी, एक्यूरेसी होगी आपकी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको नई नई चीजें उसमें मिलती जाएंगी। गलत भी हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप सोल्यूशन से फिर उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या गलती थी। और हर एक ऑप्शन को सही ढंग ये होता है, आपका मान लीजिए एक फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल था, तो आपका एक आंसर था, टीचर ने जैसे बता दिया कि ये वाला आंसर सही है, लेकिन बाकी के 3 जो हैं वो गलत क्यों हैं, ये भी तो समझना जरूरी है ना। कि बच्चा जब डिटेल में समझेगा तभी तो एग्जाम में बैठ के डिसाइड कर पाएगा कि ये वाले ऑप्शन हो नहीं सकते, तो बच्चा ये वाला यही सही होगा। तो ये भी आपको देखना होगा अच्छे से कि कौन कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो यही पढ़ने का सही ढंग है। इसी तरह से हम लोग भी क्लास में चलेंगे। मॉक टेस्ट में आपको जैसे 25 सवाल का मॉक टेस्ट लगा लिया, 50 सवाल का लगा लिया, तो रोज 25 का मान लीजिए लगाइए आप, रोज 25 क्वेश्चंस डेली करिए। और इसमें आपकी एग्जाम के हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस तरह के एग्जाम में आने हैं सवाल उस तरह के, उसी लेवल के होगा। तो ये आपको कब करना है, बिल्कुल पहले दिन से बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आप मॉक टेस्ट करिए। लेकिन जब आपका थोड़ा सा सिलेबस हो जाए, आपको थोड़ी बहुत समझ इंग्लिश की बनने लगे, ग्रामर की भी वोकैब की भी, तब आप मॉक टेस्ट पे आ सकते हैं। तो ये करना है। और जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए तब तो आपका पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए, मॉक टेस्ट पे। और ये इससे ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो प्रीवियस ईयर पे पकड़ बहुत अच्छी बनानी है। प्रीवियस ईयर में क्योंकि रिपीट बहुत होता है, तो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स पे बहुत फोकस करते हैं। उस पर अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो एग्जाम में फिर तो आपका पूरा चांस बनता है सेलेक्ट होने का। और न्यूज़पेपर रीडिंग, वो आपसे बोला कि आप 25-30 मिनट निकाल लीजिए, उतना आपको रोज करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपकी बहुत सारी चीजें सुधर रही हैं। तो ये हुआ। तो ये सब हम लोगों को इस तरह से पढ़ना है। अब आपको क्लास का थोड़ा बता देते हैं। क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 8 बजे से मंडे से स्टार्ट होने जा रही है, 3 मार्च से हम लोगों की क्लास एसएससी मेनिया बाय एमडी क्लासेस इसी चैनल पे। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब है जैसे स्पॉटिंग एरर्स के जो ग्रामर के सवाल होते हैं वो सारे हम लोगों ने पिछले 3 साल में जो पूछे गए सवाल वो कर लिए सब एक साथ में। फिर उसको कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, हर एक सवाल का आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा जो भी आपकी समझ हो उसके बेस पे। फिर हर एक सवाल का हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो बिल्कुल 0 लेवल के भी होंगे सवाल, 0 से हाई लेवल जितने भी एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं। और फिर इसी तरह किसी दिन हम लोगों ने ईडीएम के सवाल कर लिए, किसी दिन हो गए सेंटेंस रीअरेंजमेंट के सवाल। तो सारे टॉपिक्स इसी तरह कवर होंगे। और ये वाली क्लास जैसे कि लिखा है रात के 8 बजे होगी, तो आपको रोज रात के 8 बजे जुड़ना है। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी देखेंगे, जैसे 11 बजे आपको मैथ्स मिल रही है, इंग्लिश के बाद आपको जीएस मिल रहा है। तो इसमें हम लोगों का यही टारगेट है कि जितना हम लोगों के पास टाइम है, अभी तो बहुत अच्छा टाइम हम लोगों के पास है, तो बिल्कुल 0 से भी अगर हम लोग चलें तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपका होगा, बहुत ज़्यादा सुधार होगा। आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाना है, वही कॉन्फिडेंस हम लोग लाएंगे।
तो इंग्लिश की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, और बिल्कुल जीरो से भी अगर आप बिल्कुल जीरो अभी अपने को समझते हैं, इंग्लिश कुछ नहीं जानते, आप सही स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सुधार अपने में देखेंगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो फिर आपके शुरू में गलत आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे सिलेबस आपका पूरा होगा या फिर आपका वोकैबुलरी आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी तो आपको सुधार खुद दिखाई देने लगेगा। प्रीवियस ईयर्स पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो अच्छे से कर लीजिए तो सिलेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा चांस अच्छा आपका बन जाता है कि सिलेक्शन हो। तो अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज तो स्पेशल सेशन था, अब हम लोग कल से मिलेंगे जिसमें हम लोग रात के 8 बजे ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।